अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये वाली एक स्टोरी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये स्टोरी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम सब के ऊपर लिखी गई है, क्योंकि ये स्टोरी एक बच्ची की है जिसको ये नहीं पता कि मैं अपने वर्ड्स को पेपर पे कैसे उतारूँ। और मेरे ख्याल में ये स्टोरी सिर्फ इस बच्ची की नहीं है, बल्कि हर उस पर्सन की है जो कि क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता है। क्योंकि होता कुछ यूँ है, जैसे मैं एडिटोरियल्स करवाती हूँ, जब उसकी समरी लिखने की बारी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता तो मैं पेपर पे लिखूँ क्या। तो ये आप समझ लो कि ये आप सब के लिए एक मैसेज लेकर आई है स्टोरी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी मैंने कहाँ से ली है। ये स्टोरी मैंने ली है डॉन यंग वर्ल्ड से। ठीक है, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं लगवाया हुआ और आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप जस्ट ये टाइटल लिखकर और उसके आगे ये मेंशन कर दो डॉन यंग वर्ल्ड, तो ये स्टोरी आपके सामने आ जाएगी, तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्हें ये नहीं पता हम इन क्लासेस में क्या करते हैं। तो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूं, ये क्लासेस जो होती हैं हर उस पर्सन के लिए हैं जो न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर बनाना चाहता है। इसमें हम पूरे सेंटेंसेस को रीड करते हैं, उनके मीनिंग निकालते हैं, वो कैप को देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं सेंटेंस बना कैसे है, कैसे इसने अपनी थॉट्स को कनेक्ट किया है। इसके अलावा इसमें हम ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं। सब कुछ आपको करवाया जाता है इस एक वीडियो में, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है सबके लिए। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल क्या है? व्हेन देयर इज़ अ विल। देखो ये वाली जो लाइंस है ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो इसको रीड किया होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हमारे अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है ना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो तब क्या होता है, तब हमें उसका रास्ता भी मिल जाता है उस डिज़ायर को या उस गोल को हासिल करने के लिए। अब देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड विल। ठीक है, देखो हम सब ने देखा है कि विल जो है ना, जब ये वर्ब के तौर पर यूज़ होता है ना तो तब इसका मतलब होता है, मतलब ये फ्यूचर टेंस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब वहाँ पे ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस बनाने के लिए ये यूज़ होता है। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये विल क्या कर रहा है। देखो विल जो होता है ना, जब नाउन के तौर पर आता है तो तब इसके टू मीनिंग्स होते हैं। टू मीनिंग्स कौन से वाले? देखो एक इसका मीनिंग होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब जब कोई पर्सन है, ठीक है, जब वो मरने वाला होता है या मरने से पहले वो क्या ये बात डिसाइड करता है कि वो अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाता है, उसमें ये डिसाइड करता है कि उसकी जो मनी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये फलां पर्सन के पास जाए, मतलब उसके मरने के बाद उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो इस पर्सन के पास जाएं। तो वो वाला जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना वो कहलाता है विल। और जब ये नाउन होता है इसका एक और मतलब होता है, तब इसका मतलब होता है डिज़ायर, मतलब किसी काम को करने का इरादा। मतलब अक्सर आप कहते हो ना उसकी विल स्ट्रॉन्ग थी, मतलब उसके जज्बात बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके इरादे बहुत मजबूत थे। तो ये वाला विल जो है ना ये उन जज्बात की बात करता है, उन इरादों की बात करता है, उस डिज़ायर की बात करता है। अब स्टार्ट करते हैं। कह रहे लाइफ इज़ फुल ऑफ न्यू। अच्छा देखो, लाइफ इज़ फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी जो है ना फुल है इस चीज़ से, ज़िंदगी के अंदर ना ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा कौन सी चीज़ें? कहता न्यू, नई, अनवांटेड एंड अनडिनाइबल चैलेंजेस। कहता जो लाइफ है ना उसके अंदर ये वाली चीज़ें बहुत हैं, न्यू, अनवांटेड, अनडिनाइबल चैलेंजेस। अब ये इतने जो एडजेक्टिव नज़र आ रहे हैं ना ये सारे किसके लिए इसने लगाए हैं? ये इसने चैलेंजेस के लिए लगाए हैं। देखो चैलेंजेस का मतलब क्या है?
चैलेंजेस का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ठीक है। न्यू चैलेंजेस मतलब नई प्रॉब्लम्स, नई डिफ़िकल्टीज जो आपने पहले कभी फेस नहीं की। उसके बाद अब इस वाले को देखो, अनवांटेड चैलेंजेस मतलब ऐसे चैलेंजेस जो कभी किसी पर्सन ने उसके लिए विश ही नहीं की, ये वो वाले चैलेंजेस हैं। उसके बाद अनडिनाइबल चैलेंजेस, अब ये वाले कौन से चैलेंजेस हैं? ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो अनडिनाइबल है, मतलब आपको ये फेस करनी ही होंगी। अब वो कह रहे हैं दैट वन हैज़ टू फेस, कहता जो कि किसी को भी फेस करनी पड़ती है। फेस करने का मतलब क्या है? उससे डील करना पड़ता है उन चैलेंजेस से। देखो इसने यहाँ पे वन क्यों यूज़ किया? वन प्रोनाउन है, ठीक है, ये जनरल बात कर रहा है। इसमें आदमी भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, ठीक है। उसके बाद एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एनीथिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये जो इसने लिखा है ना, ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, देखो इसका मतलब होता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पहली दफ़ा करते हो, पहली दफ़ा उनको एक्सपीरियंस करते हो। फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस, चाहे गुड हो या बैड हो, तो उसका एक फ़र्स्ट टाइम ज़रूर होता है। अब हमारा जो सेंटेंस था वो यहाँ से यहाँ तक मिलकर बना हुआ था और हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे देखो, कह रहा है इकरा। अब ये स्टोरी किसकी है? इकरा की है। इकरा हैड टू, देखो हैज़ टू, हैव टू, इनका मतलब होता है कोई काम मजबूरी से करना, ठीक है। उस काम में जो है ना मजबूरी छुपी हुई है, आप ये समझ लो। कहता इकरा हैड टू अंडरगो, कि जो इकरा थी ना उसको गुजरना ही पड़ता था, एक्सपीरियंस करना ही पड़ता था। अच्छा किस चीज़ को? अ न्यू सिचुएशन, एक नई सूरत हाल को। कहता विच वॉज नथिंग लेस देन अ चैलेंज फॉर हर, कहता वो जो चीज़ होती थी ना, वो जो सूरत हाल होती थी, वो जो सिचुएशन होती थी, वो नथिंग लेस देन का मतलब क्या है? वो क्लियरली साफ साफ उसके लिए एक चैलेंज होता था, मतलब एक ऐसी चीज़ होती थी, एक ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी जो उसकी एबिलिटीज़ को टेस्ट करती थी। तो वो ये बात कर रहा है। अब ये विच किसके लिए आया? ये आया इस नई सिचुएशन के लिए आया। ये जो नई सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आती थी ना, ये चीज़ एक चैलेंज होती थी। नथिंग लेस देन मतलब क्लियरली, वाज़िया तौर पर, साफ साफ। कह रहा दो अगरचे, शी वॉज सुपर्ब, कि मतलब वो बहुत एक्सीलेंट थी, वो बहुत अच्छी थी। किसमें? कहता इन एकेडमिक्स, बट मतलब वो स्टडीज़ में बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। जो स्कूल वर्क में जो स्टडीज़ होती थी उसमें ये बहुत अच्छी थी। अब बट लगा दिया, मतलब अब ये कोई कंट्रास्ट शो करेगा। अब किस चीज़ में वो नहीं अच्छी थी वो ये बताएगा। कहता क्रिएटिव राइटिंग, कहता ये जो क्रिएटिव राइटिंग थी ना, मतलब ये जो स्टोरीज लिखना, पोएम्स लिखना, या हर वो चीज़ लिखना जिसमें उसकी इमेजिनेशन यूज़ होती थी। कहता वॉज हर बिगेस्ट वीकनेस, कहता ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, मतलब ये वो वाली चीज़ थी जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, या वो वाली चीज़ थी जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कहता शी बिलीव्ड, कहता उसने सोचा, या वो इस चीज़ को लेकर उसको कंफर्म थी। किस चीज़ को? दैट ये कि शी कुडंट ट्रांसफ़र, कि वो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? ये पढ़ लो, मैं फिर बताती हूँ। कहता है ट्रांसफ़र हर थॉट्स टू अ पीस ऑफ पेपर, कि उसको लगता था कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो पेपर के ऊपर नहीं लिख सकती, वो अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में नहीं लिख सकती। और किस चीज़ के ऊपर? टू अ पीस ऑफ पेपर। देखो अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है अ पीस ऑफ पेपर। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे पेपर क्यों नहीं यूज़ किया, सीधा पेपर लगा देता। ये पीस ऑफ पेपर क्या होता है, इस चीज़ को हम अभी क्लियरली देखते हैं कि क्या चीज़ है। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड पेपर। देखो पेपर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब ये मटेरियल में आता है। इससे पहले आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर।
ऐसी चीज़ आप कभी भी मेंशन नहीं करोगे। तो जब आपने उनको काउंट करना होता है अनकाउंटेबल नाउन को, तो उसके लिए आप इस तरह से लिखते हो, अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड जो होता है वो भी मटीरियल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप ये नहीं कह सकते मैंने 1 ब्रेड खाया, मैंने 2 ब्रेड खाया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए भी आप इसी चीज़ को यूज़ करोगे। आप उसको काउंट करने के लिए उसके यूनिट को यूज़ करोगे। जैसे आप कह सकते हो 1 पीस ऑफ ब्रेड, मैंने 1 पीस ऑफ ब्रेड खाया। तो इसी तरह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिर टीचर ये पेपर्स क्या है। देखो, ये जो पेपर्स होता है ना, इसका मीनिंग चेंज होता है। ये बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्स की, आर्टिकल्स की, या एग्जाम्स की बात कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को कि प्लीज़ साइन द पेपर्स, कि इन पेपर्स को साइन कर दो। अब यहाँ पे ये जो पेपर्स है ना, ये मटीरियल नाउन की बात नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। तो आपको ये चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि पेपर और पेपर्स में क्या डिफरेंस है। और जब आपने पेपर की बात करनी है और आपने उसको काउंट वाली फॉर्म में लिखना है, तो आप इस तरह से लिखोगे, ये जो मैंने अभी बताया है। तो हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसने अ पीस ऑफ पेपर यहाँ पे क्यों यूज़ किया। देखो, ये वो वाला मसला इसने यहाँ पे मेंशन किया है जो बहुत सारे लोगों के साथ है। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं हर पर्सन की बात कर रही हूँ। चाहे कोई वो पर्सन है, कोई हाउसवाइफ है, वो घर में बैठी हुई है, ठीक है, उसका दिल करता है कि मैं अपनी डायरी लिखूँ, मैं अपनी थॉट्स को उसके ऊपर लिखूँ, तो वो भी इस चीज़ को लेकर ना स्ट्रगल करती है। उसको भी नहीं पता चलता कि मैं अपनी थॉट्स को अपनी डायरी पर कैसे उतारूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा इस स्टोरी के थ्रू। अब आगे देखो, अब कह रहा है सो, तो अब ये सो क्यों लगाया है इसने, ये रिजल्ट को शो कर रहा है, ये रीजन को बता रहा है। कहता व्हेन, जब, शी हैड टू राइट एन ऐसे, कहता जब उसको एक ऐसे लिखना पड़ता, और एनी अदर पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, और कोई भी चीज़ जो है, मतलब आप ये समझ लो कोई भी स्टोरी लिखना पड़ती या कोई इमेजिनेटिव राइटिंग करना पड़ती, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ता, शी वुड डिले, वो डिले कर देती। किसको, टास्क को। द टास्क मतलब ये खास टास्क की बात कर रहा है जो कि क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड है। कहता अनटिल, कब तक, अनटिल द लास्ट मिनट, मतलब लास्ट मिनट तक। मतलब अगर उसको टाइम मिला होता था ना कि ये काम जो है आपने मंडे वाले दिन 9 AM को आपने ये सबमिट करवाना है, तो वो ये समझ लो कि वो 8 AM तक भी सोचती रहती थी कि मैं लिखूं क्या। एंड देन कहता फिर वन ऑफ हर पेरेंट्स, कहता उसके जो पेरेंट्स थे ना, वन ऑफ हर पेरेंट्स से मुराद क्या, मतलब मदर या फादर, वुड प्रोवाइड हर, वो क्या करते थे, उसको प्रोवाइड करते थे, उसको देते थे। क्या देते थे, विद अ कंप्लीट पीस, मतलब उसको एक कंप्लीट राइटिंग प्रोवाइड करते थे जिसकी उसको ज़रूरत होती थी। तो इस तरह से इसके पेरेंट्स जो है ना, वो इसका काम कर देते थे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, वन ऑफ, और उसके बाद इसने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं जब आपने सिलेक्शन का काम करना है, जब आप ये बता रहे हो कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, उनमें से एक जो है वो ये करता था। अब वो कह रहे हैं दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से मुराद क्या है यहाँ पे, मतलब ये वाली जो आदत थी उसकी कि काम को डिले करते जाना और फिर अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना। कहता कंटिन्यूड, ये जारी रही। कहता कब तक, कहता अनटिल, उस वक़्त तक, शी रीच ग्रेड 10, मतलब ये चीज़ उस वक़्त तक जारी रही जब तक वो 10 तक नहीं चली गई, मतलब 10वीं तक नहीं पहुँच गई। बट सून, लेकिन कहता जल्द ही,
हर मदर रियलाइज, कहता वो जो उसकी माँ थी ना उसको रियलाइज हुआ, मतलब वो इस चीज़ के लिए उसने अपनी आंखें खोली कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज, कि ये कितना अहम था फॉर हर डॉटर, उसकी बेटी के लिए, टू राइट इंडिपेंडेंटली, कि वो खुद से लिखती सब कुछ, मतलब ये कितना वैल्यूएबल था इकरा के लिए कि वो बगैर हेल्प लिए वो खुद अपना काम करती। शी ऑल्सो न्यू, कहती उसको ये भी पता था दैट ये कि इकरा हैड द पोटेंशियल, कि इकरा के पास पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने लाइफ में ऐसा वर्ड सुना होगा, अगर सुना होगा तो आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स ने अगर आपको ये बोला हो कि इस पर्सन के अंदर बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है इस पर्सन के अंदर बहुत एबिलिटी है, बहुत टैलेंट छुपा है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। बट लेकिन लैक्ड कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ, लेकिन क्या था, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, इस चीज़ पे वो लैक्ट करती थी, इस चीज़ पे वो पीछे थी। और हर सेल्फ मतलब उसकी अपनी ही स्किल्स पर। अच्छा अब देखो इसने यहाँ पे हर सेल्फ का इस्तेमाल क्यों किया। उसने सारी बात लिखी, उसके बाद उसने कहा कि ये जो इकरा थी ये लैक्ट करती थी कॉन्फिडेंस को इन हर सेल्फ। अब ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, इसके ऊपर मैंने एक और कॉन्सेप्ट किया है, पहले हम उसको कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आई भी होता है, ये भी प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। यू प्रोनाउन है, इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो योर सेल्फ है। ही है उसका हिम सेल्फ है, शी है उसका हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वी आवर सेल्स, दे देम सेल्स। अब बात क्या है, बात ये होती है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना होता है इसको। देखो हमने इसको वहाँ पे यूज़ करना होता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन को करने वाला है वो, और जो एक्शन को रिसीव करने वाला है वो एक ही पर्सन हो, तो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आप पहले ये वाला देखो, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो जो लोग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब तारुफ करवाया, किनका, ऑब्जेक्ट क्या है, देमसेल्व्स, वही लोग, मतलब जो काम करने वाला है और जो एक्शन रिसीव करने वाला है दोनों एक ही हैं। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया था शी लैक्ड कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ, कि उसे अपने आप पर यकीन नहीं था, मतलब उसको खुद पे जब कॉन्फिडेंस की बात आती थी तो वो वहाँ पे उसको ऐसे फील होता था कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये वाला जो हर सेल्फ है ना, ये असल में किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, ये दोबारा शी की ही बात कर रहा है, मतलब इकरा की ही बात कर रहा है। शी और कॉन्फिडेंस किसके ऊपर नहीं था, उसके ऊपर ही नहीं था, ये दोनों एक ही पर्सन है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया। अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये कभी दोबारा आए तो आपको समझ आ जाए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि या एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसके आगे भी थोड़ी और चीज़ें भी हैं, अब जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम इन चीज़ों को भी एक स्टेप ऊपर लेके जाते जाएंगे। तो अभी के लिए आप बस ये चीज़ देख लो कि इसने यहाँ पे हर सेल्फ क्यों यूज़ किया। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हर सेल्फ आता है तो इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देखो, कहता इकरा, कहता ट्राई टू कन्विंस हर पेरेंट्स, कहता उसने क्या किया, उसने कन्विंस करने की कोशिश की। कन्विंस करने का मतलब क्या, परसुएट करना, अपने पेरेंट्स को मनाना। टू हेल्प वंस अगेन, कि वो एक दफ़ा फिर से उसकी मदद करें। कहता बट इट वॉज ऑल इन वेन, मतलब ये जो था ना, सारी ये जो उसकी इसने कोशिशें की थी ये सारी यूजलेस रही, इन्होंने काम ही नहीं किया, मतलब ये किसी काम की नहीं रही। ऑल इन वेन मतलब बेकार रही।
कहता शी फेल्ट डिस्पोंडेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने डिस्करेज्ड फील किया। एंड होपलेस, मतलब उसको उसके ऊपर अब पड़ गया ना, मतलब 10th ग्रेड तक चली गई है, तब तक पेरेंट्स जो है उसका काम करके देते थे। अब जो है वो बिल्कुल होपलेस फील कर रही थी, उसे लग रहा था शायद अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो कोई होप ही नहीं है। कहता एट लास्ट, मतलब फाइनली, अ कोट शी हैड रेड, कहता एक जो कोट था ना, कोट क्या होता है, मतलब किसी के अल्फाज जो थे, शी हैड रेड, कहता जो इसने रीड किए थे कहीं पे। अच्छा किसके थे वो, कहता बाय जेरेड लेटोफ, कहता इनके जो अल्फाज थे, कहता फ्लैश थ्रू हर माइंड, वो क्या किए, वो उसके माइंड से गुजरे, मतलब उसके दिमाग में अचानक से आए। ट्राई एंड फेल, ट्राई मतलब कोशिश करो, एंड फेल नाकाम हो जाओ, बट नेवर फेल, लेकिन कभी भी फेल ना हो टू ट्राई, ट्राई करने में। अब मतलब क्या है इसका, देखो वो अचानक बैठी हुई थी, एक तो वो होपलेस थी, उसको लग रहा था अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, अब तो वो 10th ग्रेड में पहुंच गई है, अब वो इस हैबिट को या इस स्किल को अपने अंदर कैसे बिल्ड करे। तो वो अचानक से ना उसके माइंड में आया कि उसने कहीं पे पढ़ा था कि कोशिश करो और फेल हो जाओ। अक्सर आपने देखा है ना, कहते हैं कि कोशिश करके फेल होना बेहतर है बनिस्बत के आप बैठे रहो और कभी कोशिश ही ना करो। तो ये वही वाला मीनिंग कन्वे कर रहा है। देखो अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी, एक आप ये समझ लो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। ये चीज़ें भी माइंड में तब आती हैं जब आपने ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड किया हो, आपने कहीं पे कुछ रीड किया हो। अगर आपके अंदर बुक रीडिंग की जो हैबिट है ना, तब ही ऐसी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में फ्लैश होती हैं, ऐसी थॉट्स आपके माइंड में अचानक से आती हैं। अब इस पॉइंट में भी ना आप सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। देखो हम लाइफ में ना डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो अगर आपने कभी अकेले बैठकर कभी बुक रीडिंग की है ना, तो तब ये जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, ये जो कोर्स होते हैं, तब ये आपके लिए ना एक मरहम का काम करते हैं। तो इसलिए मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी आप सब बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ। अपना टाइम ये सोशल मीडिया पे इस तरह से वेस्ट नहीं करो कि ये जो रील्स देखते जाना, 3-3 घंटे गुजार देना, बल्कि अपना टाइम आपने जो चीज़ वॉच करनी है ना, उसके लिए पहले से डिसाइड करो और उसी चीज़ को सर्च करो, ताकि आपका वक्त भी सेव रहे और आप सही चीज़ों के ऊपर अपना वक्त लगा सको। तो चलें अब आगे देखते हैं। कह रहा एनकरेज्ड बाय दोज वर्ड्स, कहता वो वाले जो वर्ड्स थे ना, उससे मोटिवेट होकर, उससे इंस्पायर होके शी गेव इट अ शॉट। देखो गिव इट अ शॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि उसने कोशिश की, उसने अटेम्प्ट की किसी चीज़ को करने के लिए। देखो अगर कहीं पे भी आपको ये नज़र आता है ना, गिव समथिंग अ शॉट, तो इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी काम को करने की कोशिश करना। कह रहा टू हर सरप्राइज, मतलब वो शॉक्ड हो गई कि हुआ क्या है, वो इस चीज़ पे शॉक्ड हो गई। कहता हर अटेम्प्ट वॉज सक्सेसफुल, मतलब उसकी जो कोशिशें थी, उसकी जो एफर्ट्स थी, कहता वो सक्सेसफुल हो गई, वो सक्सेसफुली अपनी थॉट्स को ना पेपर पे उतार सकी। कहता ऑल्दो, अगरचे, शी वॉजंट कॉन्फिडेंट, कहता वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, मतलब वो श्योर नहीं थी इस चीज़ को लेकर, उसमें डाउट्स थे। अच्छा किस चीज़ को लेकर, कहता दैट हर वर्क वॉज अप टू द मार्क, मतलब वो इस चीज़ को लेकर ना उसके अंदर डाउट था, उसको लग रहा था कि उसका जो काम था ना वो बहुत अच्छा नहीं है, या वो जो स्टैंडर्ड होता है ना एक, कि यहाँ तक मेरा जो काम है वो अच्छा होना चाहिए, कहता वो अप टू द मार्क नहीं था। कहता हर टीचर प्रेज्ड हर ऐसे, अब देखो कहता उसकी जो टीचर थी उसने तारीफ़ की उसके ऐसे की, एंड गेव हर पॉजिटिव रिमार्क्स, और उसको कैसा फीडबैक दिया, उसको बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया, मतलब उसको इंकरेज किया उसने। कहता स्टिल, कहता फिर भी इकरा लैक द करेज, जो इकरा थी ना उसके अंदर इस चीज़ की कमी थी, मतलब वो कॉन्फिडेंट ही नहीं थी टू राइट अगेन, कि वो फिर से लिखे,
मतलब उसके पास इतना हौसला ही नहीं था कि वो फिर से दोबारा राइटिंग करे। कहता द फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, कहता वो जो खौफ था ना इस चीज़ का कि वो इतनी अच्छी नहीं होगी राइटिंग में, कहता लिंगर्ड, कहता वो जो खौफ था ना वो उसके सर पे मुंडलाया। ठीक है, अब मंडलाना का मतलब होता है वो जो तलवार होती है ना जैसे सर के ऊपर यूँ लटक रही होती है, तो ये वाला खौफ भी उसके सर पे यूँ लटक रहा था। कहता डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के, कहता हर अर्लियर सक्सेस, उसकी जो पहली कामयाबी थी उस चीज़ के बावजूद ये जो खौफ था ना उसके दिमाग में वो फिर भी वहाँ मौजूद था, वो लिंगर कर रहा था। देखो लिंगर करने का मतलब क्या होता है, लिंगर जो है ना एक वर्ब है, इसका मतलब होता है परसिस्ट होना, एंड्यूर करना, कंटिन्यू रहना, रिमेन रहना, मतलब वो जो चीज़ थी वो बरकरार थी। ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है, अभी शायद आपको नहीं पता कि एडिटोरियल में भी आया कि नहीं, लेकिन ये मैं बहुत दफ़ा रीड कर चुकी हूँ इस वर्ड को। कहता बट इट वॉज हर मदर, कहता लेकिन ये उसकी माँ थी, हु एनकरेज्ड हर, जिसने उसको इंकरेज किया, जिसने उसकी हौसला अफजाई की, टू कीप राइटिंग, कि लिखती रहो, नो मैटर हाउ बैडली शी थॉट ऑफ हरसेल्फ। कहती इस चीज़ के बावजूद कि तुम किसी तरह मतलब जिस तरह का भी खुद के बारे में सोच रही हो ना, जितना गंदा भी तुम खुद के बारे में सोच रही हो, इस चीज़ के बावजूद तुम लिखती रहो। मतलब उसके वो लड़की जो थी उसके माइंड में यही डाउट था ना कि नहीं मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल उस तरह का नहीं लिख सकती जिस तरह का मुझे लिखना चाहिए। तो उसकी मदर ने कहा बेशक तुम्हारे अंदर यही वाली थॉट्स है ना, इनके बावजूद तुम बस लिखती रहो। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे कीप लिखा है और उसके बाद इसने राइटिंग लिखा है। देखो कीप जो है ना अपने बाद हमेशा जर्नल लेती है। ठीक है, कीप राइटिंग, कीप डूइंग। ठीक है, अब कीप के बाद अगर वॉच होता तो क्या होना था, कीप वॉचिंग, कीप राइटिंग, कीप डूइंग, इस तरह से ये बनता है ये स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, सबसे खूबसूरत बात, कहता शी रिमाइंडेड इकरा, कहता कि उसने ना उसकी जो मदर थी उसको ये चीज़ रिमाइंड करवाई, फिर से याद दिलाई, दैट ये कि इवन इफ हर वर्क वॉजंट परफेक्ट, कहता यहाँ तक कि अगर उसका काम परफेक्ट नहीं है ना, इट वॉज स्टिल हर ओन क्रिएशन, इस चीज़ के बावजूद ये जो चीज़ है ये उसी की क्रिएशन है। मतलब ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो इसने पोइम लिखी है या ऐसे लिखा है, ये इसी की क्रिएशन है, इसने खुद किया ये सारा काम, ये उसी के आइडियाज़ हैं, ये उसी के अल्फाज हैं। हर थॉट्स उसकी सोचें, हर वर्ड्स उसके अल्फाज, एंड दैट इन इटसेल्फ वॉज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो अब यही वो बात कर रही है ना उसकी मदर के, उसकी जो थॉट्स हैं, उसके जो अल्फाज हैं, कहता ये जो चीज़ है ना ये अपने आप में ही उसके लिए एक प्राउड का मोमेंट है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको सोच कर उसको अच्छा फील होना चाहिए कि इसके अल्फाज भी इसके अपने हैं, इसकी थॉट्स भी इसकी अपनी हैं। कहती कि यही चीज़ तो उसके लिए प्राउड मोमेंट है इस वक्त। सो दैट ईयर, तो इसमें वो कह रहा है कि फिर क्या हुआ कि मतलब उसी ईयर की बात कर रहा है, उसी साल इकरा रोट काउंटलेस एसेस, इकरा ने ना काउंटलेस मतलब उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, उसने इतने ज़्यादा जो हैं एसेस लिखे, एंड ग्रेजुअली, और कहते कि आहिस्ता आहिस्ता हर कॉन्फिडेंस बिगन टू ग्रो, उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो बढ़ने लगा, मतलब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती गई इस चीज़ को लेकर। देन केम हर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, फिर क्या हुआ, फिर उसके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए। द टॉपिक गिवन इन द इंग्लिश एग्ज़ाम वॉज काइंडनेस, कहते हैं कि जो टॉपिक जो था ना गिवन मतलब जो दिया गया था इंग्लिश एग्ज़ाम में वो क्या था, काइंडनेस था, रहमदिली था। शी गेव इट हर ऑल, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी। ठीक है, ये जो ऐसे लिखना था ना, ये जो इट आया ये ऐसे लिखने की बात कर रहा है ना कि ये जो काम था ना इसके लिए इसने पूरी जान लगा दी। फर्स्ट शी ब्रोक द टॉपिक इनटू क्लियर सेक्शन, देखो इसमें अब वो कह रहा है कि उसने अपने टॉपिक को क्लियर सेक्शन में डिवाइड कर दिया। उसने कैसे डिवाइड किया वो आगे बताता है। काइंडनेस इन रिलीजन, इस पॉइंट में
इस चीज़ को उसने सामने रखा, मतलब इस पार्ट में उसने डिवाइड किया। उसके अलावा इन एवरीडे लाइफ, इन नेचर एज एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स, के मतलब किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो काइंडनेस को शो करते हैं। कहता एंड फाइनली द काइंडनेस शोन बाय द क्रिएटर, के मतलब वो वाली काइंडनेस जो कि क्रिएटर के ज़रिए शो होती है। देखो इसी तरह से अगर आप करने लग जाओ ना कि अपनी भी राइटिंग, मतलब चाहे एडिटोरियल की समरी हो या कुछ भी हो, आप भी उस चीज़ को, राइटिंग को ना सेक्शंस में डिवाइड कर लो, जिस तरह से इसने किया। काइंडनेस इसको टॉपिक मिला था, उस तरह से लेकर बैठती तो शायद ये फिर सारा दिन बैठी रहती, लेकिन उसने क्या किया, उसको क्लियर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसने कहा काइंडनेस इन रिलीजन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करेगी। फिर उसने कहा डेली लाइफ में जो है, फिर उसने नेचर की बात की, एनिमल्स की बात की, फिर उसके बाद उसने क्या, क्रिएटर की बात की कि किस तरह से हमारा जो क्रिएटर है वो हमें काइंडनेस दिखाता है। तो इस तरह से उसने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। कहता इन शॉर्ट, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू सम अप, कि अब मैं अपनी बात को ना शॉर्ट करके बता रहा हूँ। शी नेल्ड द टॉपिक, इसका मतलब क्या है, वो इस चीज़ में सक्सीड हो गई, मतलब उसने ये काम बहुत अच्छे से किया, मतलब उसने बहुत परफेक्ट जॉब की। आफ्टर द एग्ज़ाम्स, कहते हैं एग्ज़ाम्स के बाद द रिज़ल्ट डे अराइव्ड, के जो रिज़ल्ट का दिन था ना वो अराइव हुआ, वो पहुँचा। एंड टू हर अमेजमेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। शी रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स, मतलब वो जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे ना उसमें उसका भी नाम था। हर सक्सेस डिडंट एंड देयर, कि उसकी जो कामयाबी थी वो यहाँ पे एंड नहीं हुई। हर मदर कंटिन्यूड, कि उसकी जो माँ थी उसने कंटिन्यू किया, उसने जारी रखा टू पुश हर टू राइट अबाउट एनीथिंग, मतलब उसकी जो माँ थी वो उसको पुश करती रही, उसको इंकरेज करती रही, उसकी हौसला अफजाई करती रही कि जो मर्जी तुम थॉट्स जो तुम्हारे माइंड में आती है ना तुम उसके बारे में लिखो। दैट पॉप्ड इनटू हर माइंड, देखो वही वाली बात इसने की है। पॉप्ड होने का मतलब होता है जो उसके माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं, जो अचानक से थॉट्स आ रही हैं, तो उसकी माँ उसको इंकरेज करती जा रही थी कि अगर किसी टॉपिक के बारे में तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रही हैं तो तुम बस लिखो। एंड शी डिड, और उसने ऐसा किया। वन डे शी सबमिटेड, मतलब उसने भेजा वन ऑफ हर एसेस, अपने एक ऐसे को, टू अ पब्लिकेशन के लिए, मतलब किसी मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। एंड टू हर एस्टोनिशमेंट, कहता और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई। इट गॉट पब्लिश्ड, कि ये जो था ना ये पब्लिश्ड हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब इसको प्रिंट किया गया और उसके बाद शेयर कर दिया गया। कहता दैट वॉज, ये जो चीज़ थी ना, ये जो इवेंट था कि उसका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हो गया। कहता दैट वॉज इकरा's टाइम, कि ये जो चीज़ थी ना ये इकरा की सक्सेस थी, उसकी विक्ट्री थी। द टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, मतलब ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को चेंज कर दिया। वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट था, एक सिग्निफिकेंट चेंज था, मतलब एक ऐसा लम्हा था जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया। दैट मार्क्ड हर जर्नी, इसने क्या किया, उसकी जर्नी को मार्क किया, मतलब डिफाइन किया एज अ सक्सेसफुल राइटर। किसके रूप में, सक्सेसफुल राइटर के रूप में। मतलब जब उसकी ये चीज़ हुई ना कि ये पब्लिश हो गई, तो इसके बाद ना इसके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या, कि अब उसको राइटर ही बनना है ना, अब उसको यही चीज़ें लिखनी है। दिस एक्सपीरियंस, कि ये वाला जो एक्सपीरियंस था जो भी उसके साथ हुआ, मेड हर ट्रूली बिलीव, मतलब उसको वाकई में ये चीज़ सोचने पर उसने मजबूर किया दैट ये कि वेयर देयर इज़ अ विल, कि जहाँ कहीं पे भी विल है ना, इरादा है, डिज़ायर है कुछ हासिल करने की, देयर इज़ अ वे, तो वहाँ पे रास्ता है। बस अगर आपके अंदर डिज़ायर है ना, आपने कुछ करना है, तो आप ये समझ लो उसके लिए रास्ता भी वहाँ पे मौजूद है। एंड इट फील्ड हर विद द कॉन्फिडेंस टू से, अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ थी ना इसने उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, टू से, ये कहने के लिए, आई कैन, कि मैं कर सकती हूँ। मतलब उसके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया था कि जहाँ पहले वो बैठ के रोती थी और उसको समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे लिखूं, तो उसके बाद ये जो एक इवेंट था उसने उसकी लाइफ को कैसे तब्दील कर दिया, इस तरह से। शी लर्नड,
उसने इस चीज़ को अंडरस्टूड किया, रियलाइज्ड किया, समझा दैट ये चैलेंजेस आर नॉट ऑब्स्टिकल्स, कि ये जो चैलेंजेस हैं ये रास्ते का पत्थर नहीं है। ये जो चैलेंजेस हैं ये वो चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। दे आर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो। द करेज टू ट्राई, कहता ये जो करेज है ना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो हिम्मत है ट्राई करने की, कोशिश करने की, एंड द बिलीफ, और ये वाला जो बिलीफ है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो ट्रस्ट है इन वंस एबिलिटीज़, मतलब अपनी ही स्किल्स में, अपनी पोटेंशियल पर, आर व्हाट ट्रूली लीड टू सक्सेस। यही वो चीज़ें हैं जो कि लीड टू करती हैं सक्सेस की तरफ, मतलब यही वो चीज़ें हैं जो कि सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी एरियाज़ हैं उसमें, मतलब लाइफ में आप कहीं पे भी चले जाओ ना, यही वो चीज़ें हैं जो सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। तो मतलब क्या इन सारी बातों का, कि चैलेंजेस लाइफ में आए, आपने घबराना नहीं है, बल्कि खुद पे वर्क करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपनी स्किल्स अच्छी करनी है, फिर आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आई कैन वाला। तो इसके साथ ही आज की स्टोरी कंप्लीट होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके अंदर भी ऐसा कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा कि हाँ, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ और मैं भी अपने अंदर ऐसी स्किल्स जो है वो बिल्ड कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, हम सब कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।